नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उपाय हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करते, या इसको ऐसे समझ लें कि काम कैसे करेंगे। इसकी बात करेंगे कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्यों हमें इतनी अच्छी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ ए डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, मगर उसके बावजूद हम जीवन में परेशानियाँ क्यों फेस कर रहे हैं। साथ ही आपकी कुंडली का विश्लेषण। तो इन दो टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपाय के बारे में, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड इन एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे मेथड है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसे नाड़ी पद्धति, जैमिनी पद्धति, भृगु नंदी नाड़ी जिसको बीएन बोलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, पराशर एस्ट्रोलॉजी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आजकल बोलते हैं, जबकि उसका सही नाम पराशर ज्योतिष है। पराशर ऋषि ने इसकी रचना करी थी और सबसे ज्यादा प्राचीन भी है। अब जब इनका निर्माण हुआ, और लाल किताब को कहते हैं कि बहुत बाद में आई, कि सन 1939 में पहली लाल किताब लिखी गई। 4 इसके एडिशन हैं जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। मगर सही बात तो यह है कि लाल किताब भी बहुत एंशियंट है। लाल किताब के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो तो 1939 में लिखने के बाद हमने पढ़ी है, मगर वो चीज़ें हमारी लाइफ में पहले से एप्लीकेबल थी। कैसे थी इसको भी समझेंगे। लाल किताब कहती है सर पे जो है आपका व्हाइट कैप या व्हाइट टोपी का इस्तेमाल करें, या लाल कलर की टोपी का इस्तेमाल करें। अब वो पर्टिकुलर कुछ केस में बताई गई है कि अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में ये प्लैनेट मौजूद हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा लाभ देगा। तीसरा, मंगल ग्रह कुंडली का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है, उसको ठीक रखना कुंडली में सर्वाधिक जरूरी है। तो उसको ठीक रखने के लिए मंगलवार को प्रसाद चढ़ने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। लाल किताब तो बहुत बाद में, उससे पहले से चली आ रही है। तो इसी तरह के हर धर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे अलग अलग तरह की चीजें हमारे धर्म के माध्यम से हमारी लाइफ में अप्लाई कर दी गई। तो ये टॉपिक पे कभी दोबारा डिस्कस करेंगे, काफी डीप कॉन्सेप्ट है। मगर कोई भी चीज, चाहे लाल किताब हो, तो लाल किताब को हम ये नहीं कह सकते कि वो लेटेस्ट है। वो बहुत पहले समय से है। उसके अंदर जितनी चीजें बताई गई हैं वो सारी की सारी चीजें पहले समय से चलती आ रही थी। वो हमें पता नहीं था कि इट इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो चीजें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बता के रखते हैं कि भैया ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इस चीज का दान करना है, इस चीज को ऐसे करना है, गंगा स्नान करना है। वो सारी की सारी पहले से चलती आ रही है। तो आज का जो हमने टॉपिक था कि उपाय काम क्यों नहीं करते, तो जैसा आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, और उन सब मेथड के अंदर अपनी अपनी स्पेशलिटी है उन सब की। उनके थ्रू कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे अपनी लाइफ को ठीक रखना है, इसके लिए कुछ चीजें गाइडेंस की गई हैं। कैसे आपने इवेंट को प्लान करना है कि कौन सी घटना कब घटेगी, क्यों घटेगी, उसके पीछे क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप किसी मेथड से कैलकुलेशन करके प्रेडिक्शन दे सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है बात कि जब हम प्रेडिक्शन के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो फाइनली इसको आप ऐसे समझिए कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, और चाहे एलोपैथी हो। एलोपैथी डॉक्टर भी पुराने समय में आपका पेट पे हाथ लगा के, दबा के, हाथ वगैरह चेक करके आपको बता दिया करते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसके लिए ये दवाई लिखा करते थे। आयुर्वेद के अंदर सीधा सा था कि आपकी नब्ज चेक करते थे और आपकी कुंडली के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कौन से जो हमारे 3 प्रकार के वात, कफ और ये सब बताए गए हैं, तो किसकी कमी है, कौन ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग वो उपाय दिया दिया करते थे, यानी कि दवाइयां बता दिया करते थे। मगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उसने आपको देख के आपकी बॉडी का हाल बता दिया, बीमारी बता दी कि आपको ये तकलीफ है और ऐसे ऐसे इस कारण से आपको ये परेशानी हो रही है। फाइनली आप कहोगे क्या कि ठीक है डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए। अब दवाई जो है अगर आपको लिख दी गई और उस दवाई से आराम नहीं आया तो आप क्या करोगे? आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे या उसके पास दोबारा जाओगे। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग, होता क्या है कि जिंदगी भर पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं। पहले तो ये हुआ करता था। आजकल यूट्यूब के माध्यम से हमें ये पता लगने लगा कि कौन कहाँ पे है, इसको कितनी नॉलेज है, उसके थ्रू समझने लगे। तो
सोशल मीडिया इज ए गुड प्लेटफॉर्म सबको समझने के लिए। इसका फायदा तो मिल गया हमें, मगर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें रेमेडीज काम क्यों नहीं करती है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारी सबसे प्राचीन ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजी के अदर मेथड हैं, अगर हम उसमें बात करते हैं तो वहां पर चीजों को ठीक करने के लिए मंत्र जाप, यंत्र, इस तरह की चीजें बताई गई कि ये यंत्र दे दिया आपको, आप लक्ष्मी यंत्र रखिए, आप कुबेर यंत्र रखिए, इससे धन की प्राप्ति होगी। आप गले में ये तुलसा की माला डाल लीजिए, इससे ऐसा होगा। आप की कुंडली के अंदर बहुत बीमार रहते हैं, अरे आपको तो साहब बहुत बड़ा कष्ट है, ये कष्ट कब है, आयु कितनी के, आयु भी क्षीण दिखाई दे रही है, कि आप क्या करें कि उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना पड़ेगा। कितना कराना पड़ेगा? 1.25 लाख कराना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, 1.25 लाख करा दीजिए। कितना खर्चा आएगा कि इसके अंदर 21 ब्राह्मण बैठेंगे, 21 दिन चलेगा और फलाना ढिंका ये सब। और आज की डेट में तो हो क्या गया है कि ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। पहले तो क्या होता था कि ठीक है आप मंदिर में हम जाप करेंगे, आप आइए, पहले दिन स्टार्टिंग में जो है आप संकल्प वगैरह करा दीजिए, देन जब कंप्लीट होगा उस दिन आप आ जाइएगा और आहुति वगैरह डाल के इसको कंप्लीट करा देंगे। मगर उस 1.25 लाख का मंत्र का जाप करा लिया, उसमें 1.5 लाख रुपए खर्च भी कर दिए, रिजल्ट जीरो। और ये मैंने लेटेस्ट भी बहुत देखा है, मेरे कई रिलेटिव हैं दूर के थे, तो उनके फादर की अचानक तबीयत खराब हुई, उन्हें दिन रात खूब मंत्रों के जाप करवाए, वो एडमिट थे बड़े हॉस्पिटल में। अच्छा खासा व्यक्ति 15 दिन के अंदर चला गया। वो पंडित जी से नाराज और थे, जब उनकी रस्म वगैरह ये सब की जाती, डेड बॉडी घर पे आई तो नाराज और थे कि जो आपने पिछले 1 हफ्ते से लगातार इतना कर रहे थे, हुआ कुछ नहीं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है उसके हमें नहीं पता, ना तो करने वाले में वो आस्था है और ना करवाने वाले में है। क्योंकि आप एक बात बताइए, पुराने टाइम समय में आपने देखा होगा, रामायण है, महाभारत है, इसमें देखा होगा कि वहां पे राजा महाराजा जंगलों में जाके 10-10 साल तपस्या करके बड़े बड़े जो शस्त्र हुआ करते थे, जैसे कर्ण ने कवच कुंडल प्राप्त किया, आपका अर्जुन ने कोई और शस्त्र प्राप्त किया, इस तरह शस्त्रों की प्राप्ति करते थे। अब क्योंकि वो नॉर्मली सभी विद्याओं को जानते थे जो उनके गुरुओं ने उसको सिखाई थी कि तीर चलाना कैसे, निशाना कैसे लगाना है, सब कुछ, मगर एडिशनल क्या किया जाए, अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए वो तपस्या करने के लिए जंगलों में जाके, एकांत में जाके ध्वनि उच्चारण, मंत्रों के माध्यम से ध्वनि उच्चारण, क्योंकि ये एक साइंस थी, मंत्र उच्चारण एक साइंस थी, उसके द्वारा वो ईश्वर से कनेक्ट हुआ करते थे और उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। आप मुझे एक बात बताइए कि राजा महाराजाओं के पास धन की तो किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो राजा महाराजा अपने, उनके पास आज की डेट में तो योग्य गुरु नहीं मिलते, योग्य पंडित नहीं मिलते, मगर उस वक्त तो हुआ करते थे, द्रोणाचार्य और बहुत तरह तरह के थे, हम समय समय पे नाम सुनते आए हैं। तो क्या राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर एकांत में, उनको कोई बिच्छू काट रहा है, कहीं कीड़ा काट रहा है, फिर भी अपनी तपस्या में लीन है, क्यों करते थे? पैसे की कमी तो थी नहीं। आज की डेट में हमने 1.5 लाख रुपए खर्च के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लिया, तो उनको क्या चाहिए था? उनके लिए 1.5 लाख कुछ भी नहीं, पैसा भरा पड़ा है। आप मुझे जो है ये 5-6 तरह के शस्त्र ला के दे दीजिए, ब्रह्मास्त्र और फलाना शास्त्र, और ये इंद्र देव से भी और फलाने देव से भी, इससे मुझे कोई हरा ना सके। तो उनके गुरु उनके लिए कर सकते थे ना। पैसा बताइए गुरुदेव कितना चाहिए, अगर ये संभव होता तो वो कर लेते। क्योंकि एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बुजुर्गों की है। तो इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हुए हैं उन सब ने स्वयं इन चीजों के प्रति तपस्या करी, अपना बलिदान दिया, अपने एक लंबे समय पीरियड का त्याग किया, तब जाके उन चीजों की प्राप्ति करी। मगर उसके लिए भी उन्हें पहले दीक्षा लेनी पड़ती थी कि मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, उसकी एक टेक्निक थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें नॉर्मली हम घर में जो करते हैं, ये लोगों से जब डेली बात होती है कि हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और डेली 4 मालाओं का पाठ कर रहे हैं, ये कर, लाभ नहीं आता। बताने का पर्पज ये है कि ये चीजें काम क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके पीछे जो साइंस है उसका हमें नहीं पता, और इसी कारण हम इतना पैसा खर्च भी कर देते हैं यज्ञ कराने में, हवन कराने में, ये कराने, उसका लाभ नहीं मिलता। किसी का संतान नहीं हो रही है तो गोपाल संतान गोपाल मंत्र का जाप करवा रहे हैं,
भाई जिसके पीड़ा है वो तो कराएगा ही कराएगा, हुआ कुछ नहीं। तो करना क्या होता है, आज के समय में जितने मेथड हैं सबके अंदर यही एक टेक्निक है। नॉर्मली होता क्या है, आप ये स्टोन पहन लो, लग्नेश का स्टोन बना देंगे, भाग्येश का स्टोन बना देंगे, पंचमेश का स्टोन बना देंगे, ये 3 स्टोन। और ये नॉर्मली हर व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखता है, पहले मैं भी ये काम करता था। अच्छा, लग्नेश का ये पहनना, भाग्येश का ये पहनना और पंचमेश का ये पहनना, पहन के बैठ गए। अब क्या करना है कि पता नहीं, फिर चेक करते फिर रहे हैं, अच्छा ये मंत्र का जाप जो है अखबार में लिखा था कि करने से बहुत धन की प्राप्ति होती, दिवाली पे ये पूजा करने से कुछ नहीं होता। चीजों को ठीक कैसे करना है, इस चीज को हमें समझना होगा। आज की डेट में अगर रेमेडीज अवेलेबल हैं तो केवल लाल किताब के अंदर है। लाल किताब आज की डेट में जितनी भी अपने फैक्ट्स बताती है वो प्रैक्टिकल चीजों को बताती है कि प्रैक्टिकल घटनाएं कैसे लाइफ में आपकी घटेंगी और कैसे आपने एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल जीवन में करना है और कैसे समझना है। अब ये सारी बातें हम पहले वीडियो में भी लगातार करते हैं कि सिंपल सा है कि भैया आपके लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आपके 9 प्लेनेट हैं, वो क्या कह रहे हैं उनके सुन लीजिए, उनके सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपको ये काम जीवन में नहीं करने और ये काम करने हैं। ये काम ज्यादा करने से आप जीवन में ग्रोथ लेंगे और ये काम नहीं करने से आप परेशानियों से बचोगे। होता क्या है, हम इसके अपोजिट करते हैं। जो काम करने होते हैं वो काम व्यक्ति नहीं करता, जो नहीं करने होते हैं वो काम सबसे ज्यादा करता है। और ये सारी बात पीछे वीडियोस में जब बताई हैं तो जिनको आपको अपने चार्ट चेक किए होंगे तो आप देखना कि वो सारी चीजें आपके लाइफ में होती दिखाई देंगी कि जो काम मनाते वही आप काम कर रहे थे, इसी कारण जीवन में दुखी थे। तो केवल हमें यह समझना कि हमारा लगन चार्ट जो हमारे समय जन्म समय का था कि एमआरआई रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग ये करना, ये नहीं करना, ये पहनना है, यहां ये नहीं पहनना, और इन चीजों का ध्यान रखना है। ये चीजें इस तरह से परेशान करेगी तो ये करने से आपका ये बचाव होगा। सेकंड, किसी के बर्थ चार्ट में योग है कि वो ह्यूज मनी कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, ठीक है, मगर क्या वो हमेशा अच्छा धन की प्राप्ति करता रहेगा? क्या उसके जीवन में परेशानी नहीं आएगी? क्या कभी डाउनफॉल नहीं आएगा? आएगा। लगन चार्ट में अगर आपके कोई योग है और वो अच्छी कंडीशन में है तो वो एक्टिवेट कब होगा, अपना असर कब देगा? आप देख रहे हैं जी, गज केसरी योग बन रहा है या फलाना योग बना हुआ है, मगर रिजल्ट तो दिए नहीं। तो क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसको एक्टिवेट नहीं करा। लगन चार्ट में अगर आपके कोई योग है और आपका वर्षफल उस साल आपको परेशानी देने वाला है कि उस साल आपके अस्पताल के चक्कर लगेंगे या उस साल आप किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, तो वो काम आपका होगा। बेशक चाहे आप कितने बड़े पद पे हों, चाहे कितने बड़े अधिकारी हों, कितने बड़े डॉक्टर हों। जब हम डेली बात करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि उनके खुद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। तो वाई? बहुत सारे एडवोकेट हैं, बहुत सारे जज हैं, उनके खुद की लाइफ के अंदर कोर्ट केस चल रहे होते हैं। वाई? तो ये समझना है कि जब वर्षफल आपका आएगा तो वो उस साल परेशानी देगा ही देगा। किसी साल वर्षफल में आपके योग आ रहा है कि इस साल आपको अच्छे खासी प्रॉपर्टी मिलेगी या आप वाहन खरीद सकते हैं, वाहन के योग आ रहा है और साल वाहन दिलाएगा। अब वाहन का लेवल क्या होगा, कैसे हमें पता लगे? साइकिल खरीदेंगे, स्कूटर खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, या कार किस लेवल की खरीदेंगे? कार तो 4 लाख 5 लाख की भी आती है और कार जो है वो 2 करोड़ की भी आती है। कौन सी खरीदेंगे? उसके लिए आपको जब ये पता लग गया कि इस साल ये योग देगा, तो जो प्लैनेट हमारे पॉजिटिव कंडीशन में है उसको हमें और एनर्जेटिक करना है ताकि वो अच्छे योग, ह्यूज वेल्थ के योग क्रिएट कर सकें। इसी प्रकार जो प्लैनेट आपको इस साल एक्सीडेंट देने वाला है या बीमारी देने वाला है या कोई बहुत बड़ी परेशानी देने वाला है, कैरियर में इशू देने वाला है, उसको उस साल वर्षफल के स्टार्टिंग में समझ के कैसे कंट्रोल करना है, इसे समझना है। और इन सब के लिए हमें रेमेडीज को समझना है, क्योंकि रेमेडीज जो है हमेशा वर्षफल के अनुसार की जाती है। बहुत सारे लोग डेली हमेशा इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं
कि जब बात होती है कि साहब मैंने ये वाली रेमेडी जो है पहले से कर रहा हूं, तो मैंने कहा ये रेमेडीज तो आपको करनी नहीं थी, ये रेमेडीज तो वर्षफल की है, तो आपने ये गलत कर दी। क्योंकि रेमेडीज फायदा भी करती है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक एलोपैथी मेडिसिन, तो फायदा भी करती है नुकसान भी करती है। तो गलत खा ली तो नुकसान कर जाएगी। इट इज वेरी स्मॉलेस्ट। फायदा क्या है लाल किताब के रेमेडीज का, कि एक तो इजी टू डू है, चने की दाल देनी है, जल परवाह करनी है, या आपका कुछ जमीन में, तो जितनी भी चीजें हैं सब 50-100 रुपए के अंदर में आ जाती है नॉर्मली। कोई कोई चीज होती है जो महंगी है, मगर नॉर्मली जो हमारी वीकली रेमेडी है वो 50-100 रुपए के अंदर अंदर वाली होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा साहब जीवन में तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उन्होंने साहब करना क्या है, आपको ये स्टोन पहनने हैं। अब वो स्टोन का आके हिसाब जोड़ा के तो 2-3 स्टोन बता दिए। ये अगर अच्छे स्टोन नॉर्मली ठीक ठाक खरीदेंगे तो 1-1.5 लाख के बीच में कॉस्ट करेंगे, और गोल्ड में बता रखे हैं तो कॉस्ट बढ़ भी सकती है। तो वो वेट कर रहा है, बेचारे के पास नौकरी नहीं है, परेशान है, तो वेट कर रहा है कि मैं किसी तरह पैसे का जुगाड़ करूं और वो स्टोन पहन लें, तो हो सकता है मेरा भाग्योदय हो जाए। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उल्टा परेशानी रहेगा। अब लाल किताब में क्या बताया? अच्छा भैया इसका बृहस्पति खराब आ रहा है, बर्थ चार्ट में खराब है। बर्थ चार्ट में खराब है तो वर्षफल के अकॉर्डिंग उसको लगातार रेमेडीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। लगातार रेमेडीज कैसे परफॉर्म करनी पड़ेगी? अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ वर्षफल, कि हर साल इसके अकॉर्डिंग ये रेमेडी करनी है। अगर या तो तालाब में डालनी है चने की दाल, या जल परवाह करनी है, या आपका मंदिर में देनी है, तीनों में से एक कैसे करनी है वो वर्षफल डिसाइड करता है। उसके पीछे के क्या लॉजिक है वो वर्षफल के रूल है। तो जब आप उस स्पेसिफिक रेमेडी को फॉलो करेंगे तो बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट खराब था वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगा, और जो परेशानियां हैं उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ये 90% लोग नहीं जानते। सम रेमेडीज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट फॉर लॉन्ग लाइफ, एंड सम स्पेसिफिक रेमेडी आर नीड टू डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। द वर्षफल रेमेडीज are work just like a allopathy medicine and birth chart remedies are work just like a homeopathy medicine। homeopathy medicine कैसे काम करती है कि it will correct your birth chart gradually, धीरे 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 जड़ से बीमारी को ठीक करेगी। वर्षफल की रेमेडी इमीडिएट काम कर देगी, अगला वर्षफल आया रेमेडीज चेंज, ये समझना है। किसी साल वर्षफल में बहुत ज्यादा परेशानी है, अब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको डराएगा तो है नहीं, वो यही कहेगा कि देयर इज some issue in your worshful or you need to perform this remedy, but don't worry, all thing will be right soon। तो पॉजिटिव एनर्जी देनी भी तो जरूरी है। अब वर्षफल बहुत ज्यादा खराब था, उसको बेचारे को नहीं पता कितना खराब है, रेमेडीज बता दी, रेमेडीज काम कर रही है। भाई इस साल आपको टाइफाइड होने के योग हैं, और टाइफाइड तो होगा, ये तो 1001% तय है। अब डॉक्टर ने क्या करा, उसको कुछ मल्टीविटामिन दे दी, कुछ प्रिकॉशन बता दी, कुछ दवाइयां दे दी, ये फ्रूट्स खाइए खाइए। अब वो खाने से टाइफाइड तो उसका स्टार्ट हो गया, मगर वो सब चीजें करने से वो टाइफाइड उसको जितना ज्यादा परेशान करने वाला था अब उतना नहीं करेगा। आप अपना काम चला सकते हैं, थोड़ा बहुत जा सकते हैं, मगर अगर डॉक्टर की दवाई नहीं लेते तो टाइफाइड आपकी ये स्थिति कर देता कि आप पानी पीने की स्थिति में भी ना रहते। तो हमें पॉजिटिव सोचना है। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि रेमेडी शायद काम नहीं कर रही है, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि रेमेडीज काम नहीं कर रही है। रेमेडीज हमेशा काम करती हैं अगर सही तरीके से की जाए, और सही तरीका नॉर्मली हमें पता नहीं होता। तो केवल आज का जो टॉपिक था वो लेने का ये था कि हम लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, जीवन में परेशान रहते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए, चीजों को ठीक कैसे करना है उसको शांति से समझना चाहिए। लाइफ में चेंज आता जरूर है और ये सब चीजें मैंने खुद भी प्रैक्टिकली टेस्ट करी हैं, तभी आप लोगों के साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करते हैं। तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी। अब एक कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं और उसमें जो हमारे रूल हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पीछे जो रूल कराए हैं, जो कॉम्बिनेशन कराए हैं, उनको आपको बार बार जब रिपीटेशन आपके सामने होगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। तो हर वीडियो में एक कुंडली का विश्लेषण इसलिए हमने लेना स्टार्ट किया है, भाई सामने वाले का विश्लेषण भी हो जाएगा, वो भी खुश, और आप लोगों को थोड़ा सा ये बात समझ में आ जाएगी कि वर्षफल कैसे काम करता है, बर्थ चार्ट को कैसे ठीक करना है। यहाँ पर एक चार्ट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो लोग आप अपने डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं उसमें आप नाम,
डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीजें, साथ ही अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जरूर मेंशन करा करें, ताकि उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए स्पेसिफिक क्या रेमेडी फोकस करनी है उसको फोकस किया जा सके। नाम और अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो उस तरह के फिर कमेंट्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। विशाल जी ने सभी चीजें मेंशन करी थी, नाम, डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1959, 59, 5:15 सुबह के, होसर तमिलनाडु, प्रॉब्लम है कोर्ट केस प्रॉपर्टी हेल्थ। यहाँ पर ये इनकी लगन कुंडली है, लगन कुंडली के अनुसार धनु लगन की कुंडली है, शनि और बुध फर्स्ट हाउस में है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुंडली में ये चेक करना होता है जो हमारी लगन कुंडली है, जो हमारे ओवरऑल लाइफ को बताने वाली है कि वो कैसे रहेगी। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग 9 में से कितने घरे अच्छे हैं, कितने खराब पोजीशन में हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इन दोनों में शनि को चेक करना होगा, क्योंकि बुध जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है। तो शनि के साथ बैठा है, शनि का मित्र भी है, तो यहाँ पर शनि जैसा होगा वैसे बुध अपना रिजल्ट देगा। शनि बुध का कॉम्बिनेशन नॉर्मली अपने आप में एक अच्छा राजयोग क्रिएट करता है, मगर दोनों अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। व्यापार के लिए अच्छा योग है, तो यहाँ पर ये किस तरह का रिजल्ट देगा। अब देखिए, शनि फर्स्ट हाउस में अच्छा या खराब है, तो इसके लिए आपको रूल पहले जो कराए गए हैं, ग्रामर के रूल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल कराए हैं, जब आप वो रूल अपने दिमाग में रखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान कहाँ गया, मंगल पे। मंगल 6th हाउस में आ गया, तो मंगल 6th हाउस में जब आ जाता है तो क्या करता है, सैटर्न सन कुंडली में कहीं भी हो, सूर्य कुंडली में कहीं भी हो, कैसी भी पोजीशन में हो, उसको वो एक्सॉल्टेड कर देता है, उच्च का कर देता है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है सन। मगर केतु, बुध और शनि इन तीनों प्लैनेट को खराब कर देता है, क्योंकि 6th हाउस के अंदर जो नेचुरल कारक हैं वो कौन से हैं, बुध इस घर का मालिक है नेचुरल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। दूसरा कारक कौन है, केतु। बोथ आर एनिमी ऑफ मार्स, मार्स इज वेरी पावरफुल, सेनापति है, तो ये मार्स को तो कोई क्या बिगाड़ेंगे, मार्स इनको बिगाड़ देगा। तो बुध को खराब कर देगा, उनके घर में आके बैठ गया। जिसके घर में, अगर आपके घर में आपका कोई शत्रु आके बैठ जाए और वो भी पावरफुल, तो वो क्या करेगा, आपके घर की ऐसी तैसी कर देगा, तो आपका खेल खराब, नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह ये बुध को और केतु को खराब कर देता है। अब कुंडली के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब 2 तरह के हमारे ग्रुप होते हैं प्लैनेट्स के, एक होता है पॉजिटिव, एक होते हैं आपका जो पापी ग्रह जिसे कहते हैं, या जैसे देवता और असुर ऐसे बात कर लेते हैं। देवताओं की कैटेगरी में कौन से आते हैं, ये एक टीम बन जाती है, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र और मंगल, ये चारों एक तरफ आ गए। शनि, बुध, शुक्र ये सारे एक तरफ आ गए, राहु ये एक कैटेगरी में आ गए। तो 4 एक तरफ, 4 एक तरफ। अब इन 4 के अंदर अगर जो टीम के प्लैनेट खराब कंडीशन में ज्यादा होंगे, वो टीम उतनी कमजोर हो जाएगी। तो यहां पर क्योंकि प्लैनेट क्या होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए शनि है या सूर्य है, अब सूर्य कुंडली में अकेला तो ठीक बैठा है, मगर बृहस्पति खराब है, मंगल खराब है, चंद्र खराब है, तो सूर्य ऑटोमेटिक वीक हो गया। इसी तरह बुध केतु खराब हो गए, बुध केतु बोथ आर फ्रेंड ऑफ सैटर्न। सैटर्न फर्स्ट हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच का माना गया, क्योंकि वहां मेष राशि आती है, तो फर्स्ट हाउस के सैटर्न को अच्छा नहीं मानते, मेंटल स्ट्रेस देता है, सन को थोड़ा सा खराब करता है। अब फर्स्ट हाउस का सैटर्न, मंगल 6 ने सैटर्न को खराब कर दिया, बुध को खराब कर दिया, केतु को खराब कर दिया, ठीक है, सन को अच्छा कर दिया। तो कुंडली के अंदर कौन से प्लैनेट अच्छा है, सन अच्छा हो गया, सैटर्न खराब हो गया, ये खराब हो गया, केतु खराब हो गया। ये बात समझ में आ गई। राहु अंडर कंट्रोल, whenever the Mars is powerful in chart, राहु never give bad result। क्यों नहीं देगा, बिकॉज द राहु इज द कारका ऑफ एलिफेंट, यानी कि हाथी कहा गया है, मंगल को महावत कहा गया है। तो महावत जब कुंडली मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, राहु कभी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाता, अंडर कंट्रोल रहता है। बट सेकेंड रूल क्या है, 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो अकॉर्डिंग टू सैटर्न, क्योंकि सैटर्न इज द वेरी पावरफुल इन 10th हाउस।
अकेला ही मालिक है, अकेला ही कारक है, कोई और कुछ है ही नहीं। अब 10th हाउस के अंदर सैटर्न स्ट्रॉन्ग, अगर सैटर्न कुंडली में कहीं भी हो, अगर वो अच्छा होगा तो 10th हाउस में बैठा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देगा। मगर राहु यहां पर 10th हाउस में है, मगर किसके राशि में? बुध की राशि में है। अब बुध भी खराब, सैटर्न भी खराब, राहु हो गया नेगेटिव। दूसरा, नेगेटिव केतु की दृष्टि कहां पे आ गई? राहु पे, तो राहु हो गया नेगेटिव। मगर ये अपने नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा दे नहीं पाएगा, बिकॉज द मार्स प्लेस्ड इन 6th हाउस। अब यहां पर कुंडली में शनि और बुध खराब हो गए। शनि जब फर्स्ट हाउस में खराब होता है तो क्या रिजल्ट देता है? टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, हैप्पीनेस डाउन, हैप्पीनेस डाउन, जातक खुश नहीं रहेगा। लिटिगेशन, जीवन में लिटिगेशन देगा, बर्थ चार्ट में है, अपने अपने एक्टिवेशन एज पर ये प्रॉब्लम देगा, या वर्ष फल में जब आएगा तो प्रॉब्लम देगा, अपने महादशा में प्रॉब्लम देगा, लिटिगेशन। दूसरा, डिस्प्यूट, फादर को प्रॉब्लम बिकॉज द सन, बट सन हो गया डिफेंड, मंगल की वजह से डिफेंड हो गया। दूसरा, हार्ट इश्यू, ये इश्यू यहां पर सैटर्न फर्स्ट हाउस में देता है। मरकरी साथ में प्लेस्ड है, मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल देता है, टॉकेटिव नेचर देता है। फादर को प्रॉब्लम देता है 17 और 34 साल की आयु में, जो बुध की अपनी आयु है, तब फादर को ट्रबल देता है। अप्स एंड डाउन इन कैरियर, बुध फर्स्ट हाउस में जब होता है तो जातक के व्यापार में जीवन में एक बार ताला जरूर लगता है, यानी कि जबरदस्त डाउनफॉल जरूर आता है, जीवन में एक बार डिफेम का सामना भी करना पड़ता है, बदनाम की अवश्य होती है। दूसरा, केतु की बात करते हैं। अब यहां पर सन तो अच्छा हो गया, केतु की बात करते हैं। शुक्र थर्ड हाउस के अंदर नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब यहां पर क्योंकि इनकी प्रॉब्लम कुछ और है, तो फिलहाल हम पूरे चार्ट को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे चार्ट का अगर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, मगर ये जरूर बताएंगे कि चेक करना कैसे है। अब केतु, क्योंकि हमने चेक किया कि केतु खराब हो गया, खराब केतु कहां बैठा है? 4th हाउस में। 4th हाउस किसका? सुखों का, सुखों का। साथ ही 4th हाउस किसका है? चंद्रमा का, चंद्रमा को खराब करेगा। अब खराब चंद्रमा कहां जाके बैठ गया? 8वें घर में। 8वां घर के अंदर मून ऑलरेडी खराब है, तो चंद्रमा कुंडली में खराब हो गया। खराब चंद्रमा करता क्या है यहां पर? मदर के हेल्थ इश्यू, या तो जातक की एजुकेशन अच्छी रहेगी या मदर के हेल्थ इश्यू अच्छे रहेंगे, दोनों में से एक ही देगा। तीसरा, चंद्रमा 8वें घर का जब होता है और 4 नंबर के साइन में है, तो ऐसा जातक मां से अटैच भी होता है, मां से झगड़ा भी करता है। ऐसे जातक की मदर की कोई ना कोई सर्जरी जरूर कराएगा ये, क्योंकि केतु कहां बैठा है? 4th हाउस में, वो भी खराब होके। खराब केतु क्या कराता है? सर्जरी। किसकी कराएगा? 4th हाउस के। 4th हाउस इसका मून का, मून में यानी कि मदर की सर्जरी कराएगा, मदर के हेल्थ इश्यू देगा, ज्वाइंट पेन के इश्यू देगा। मून 8th हाउस, ऐसे जातक 24 वर्ष की आयु के बाद जो पढ़ाई करेंगे उनसे उनकी कमाई अवश्य होगी, तो ऐसे जातकों को अवश्य ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर 8th हाउस का मून जब खराब कंडीशन में होगा, तो व्हाट इज मून? मून इज कैश, पैसा, तो पैसे की दिक्कत देगा। बर्थ चार्ट में है तो लॉन्ग लाइफ, पैसे की हमेशा समस्या बनी रहती है, पैसा रुकता नहीं है। मून क्या है? हेल्थ है। मून क्या है? एजुकेशन है। तो इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मदर। तो यहां पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4th हाउस, तो 4th हाउस के अंदर प्रॉपर्टी के इशू देगा, तो वो आ गए। दूसरा, हेल्थ के इशू देगा, तो हेल्थ के इशू आ गए। तो यहां पर हमें इस तरह से चेक करना है। दूसरा, मंगल की दृष्टि कहां जा रही है? आपका 12th हाउस में। चंद्रमा की कहां जा रही है? इसमें। तो आप यहां पर ये कॉम्बिनेशन मान के चलेंगे कि चंद्र और बृहस्पति 12th हाउस में है, मंगल और बृहस्पति 12th हाउस में है। सूर्य की दृष्टि कहां आ रही है? यहां पर। तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन कहां बनेगा? 6th हाउस में। सूर्य 6th हाउस, तो ये भी आपका शनि को खराब करेगा। पूरी कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो शनि जो है वो अच्छी अवस्था में नहीं है। अब इनको करना क्या चाहिए? दैट इज इंपॉर्टेंट। इनको नंबर 1, अपने गले में एक चांदी की मोटी सी चेन आजीवन पहन के रखनी चाहिए। दूसरा, अपने सर में किसी प्रकार की ब्लैक कलर की डाई नहीं करनी, सर पे कोई ना कोई व्हाइट कैप जरूर पहन के रखें, ताकि फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखा जा सके। चौथा, ऐसे जातक को जीवन में सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए। जितने सेलिब्रेशंस करते हैं उतनी ज्यादा समस्या इनके जीवन में रहती है। जब जब जितना बड़ा सेलिब्रेशन, उतनी ज्यादा समस्या आती है। ऐसे जातक
दूसरा, हल्दी या केसर का तिलक माथे पे अवश्य लगाएं और शमशान का पानी अपने घर में लाके अवश्य रख लें। गले में किसी प्रकार की तुलसी वगैरह की माला ना डालें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये कार्य इनको सदैव फॉलो करने चाहिए। बात करते हैं वर्षफल के अनुसार क्या करना है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट के लिए आपको वर्षफल कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो चीजें बताई हैं ये तो हमें बचपन में अगर चार्ट पता लग जाए या जितना जल्दी पता लग जाए तो वो चीजें अप्लाई कर देनी चाहिए कि भैया ठीक है, गले में चैन डाल ली, जिसको चैन डालनी बताइए वो चैन डाले, इसको कड़ा बताया कड़ा डाल, तो वो ग्रेजुअली धीरे 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 काम करेंगी। मगर इमीडिएट इफेक्ट के लिए आपको वर्षफल देखना होगा। वर्षफल में मंगल फर्स्ट हाउस में आया है, दैट इज गुड। बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, दैट इज गुड। चंद्रमा 8वें घर में है, दैट इज बैड, क्योंकि 8वें घर में बर्थ चार्ट में भी है और वर्षफल में भी है। तो मदर अगर हैं तो मदर के हेल्थ इशू देगा, समटाइम्स मदर की डेथ भी देता है 8वें घर का चंद्रमा। और स्पेशली बर्थ चार्ट में 8वें में हो और वर्षफल में आ जाए तब तो पक्का। मगर क्योंकि इनकी खुद की आयु जो है अभी 60 के आसपास है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू को क्रिएट करेगा। चौथा, बुध और शनि 5th हाउस में है, मगर 5वें घर का शनि नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता, खराब रिजल्ट देता है। मगर इस वर्ष शनि इनका खराब नहीं है, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में आ गया, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। शनि के घर में सूर्य जाके बैठ गया, सूर्य घर में शनि आके बैठ गया, तो दैट इज ए गुड योगा। तो इस साल इनको क्या रेमेडी परफॉर्म करनी है चीजों को बेटर करने के लिए? नंबर 1, लाल रंग का रुमाल जेब में रखें। तीसरा, अपने यार दोस्तों में मीठा वगैरह खिलाते रहें, बांटते रहें, मगर सेलिब्रेशन के रूप में नहीं, नॉर्मली वैसे ही खिलाते रहें। चौथा, 8 किलो दूध, 1 लीटर वाले 8 पैकेट दूध के ये मंदिर में डोनेट कर दें। और मैं एडवाइज ये करूंगा, अगर आप में सामर्थ्य है तो हर महीने में एक बार सोमवार के दिन अवश्य कर दें, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सर पे व्हाइट या रेड कलर की टोपी या कैप अवश्य पहन के रखें। बालों में ब्लैक कलर की डाई इस साल के लिए भी वर्जित है, तो लॉन्ग लाइफ भी वर्जित है, इस साल के लिए वर्जित है, तो बिल्कुल ना करें। मंदिर में 400 ग्राम चने की दाल हर बृहस्पतिवार डोनेट करें। ये 2 रेमेडी आप परफॉर्म करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज हमने बात करी आपका एक चार्ट के बारे में और इसके बारे में आपका रेमेडीज को काम क्यों नहीं करती है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अच्छा सा टॉपिक लेंगे। आपका कोई सुझाव हो, किसी बारे में आप समझना चाहते हैं किसी टॉपिक को, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आगे आने वाली वीडियोस में उसको कंसिडर अवश्य किया जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे ऐसे एडवांस रूल बताए जाएंगे जो आपको प्रेडिक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कि कैसे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्शन मंथ टू मंथ दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।